चलिए स्टार्ट करते हैं नीट रिवीजन बैच का। आज फिजिक्स का लेक्चर नंबर 1 है। टॉपिक क्या है आज? करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या खत्म कर लिया था? इलेक्ट्रोस्टैटिक के 5 लेक्चर हो गए थे, है ना। रिवीजन में हम लोग सारे टॉपिक कवर कर लिए थे, प्रीवियस ईयर डिस्कस कर लिया था। आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग इसके बारे में। कहाँ पढ़ा था? जूनियर क्लास में पहली बार पढ़ा था, है ना, 10th क्लास में पढ़ा था। तो करंट क्या होता है भाई, बताइए। करंट होता है सर किसी भी कंडक्टर से अगर क्या कह रहे हैं, अगर टोटल चार्ज क्यू फ्लो होता है और उसको टाइम लगता है एक एंड ऑफ द कंडक्टर से दूसरे एंड तक पहुंचने में टी, तो ये वहां 10th क्लास में कहते थे, बताइए, I इज इक्वल टू टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर ए, है ना, ऑफ लेंथ L, है ना, अपॉन कितना पर यूनिट टाइम, है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। शॉर्ट में क्या कहते हैं? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, तो डायरेक्टेड रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। इट इज नोटेड बाय कैपिटल I और इसका फॉर्मूला होता है I इक्वल टू Q बाय T। अब ये जो Q होता है टोटल चार्ज को हम n मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट चार्ज के फॉर्म में लिख सकते हैं। जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ही पढ़ाया था मैंने, तो ये हो गया Q इज इक्वल टू NE, तो हम इसको NE बाई T भी लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पे कुछ एनिमेशंस है, देखो ध्यान से। नीचे जो ऊपर वाला एनिमेशन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्रोटॉन्स फ्लो कर रहे हैं एक एंड से उस तरफ पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा वाला रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों अपोजिट होंगे ना, क्योंकि हमने ये चीज बहुत डिटेल में पढ़ाई हुई है। मैंने बताया था कि कन्वेंशनली इलेक्ट्रॉन की खोज बाद में हुई थी, करंट की पहले हुई थी, और पहले से ही मान लिया गया कि पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में क्या फ्लो होता है? करंट। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन की खोज हुई तो पता चला इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो इसको चेंज नहीं किया गया, इसलिए हमेशा ऐसा पढ़ते हैं प्लस से चार्ज फ्लो कर रहा है नेगेटिव। और ये इलेक्ट्रॉन वाला डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जो एक्चुअल में होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है नेगेटिव पोलैरिटी से पॉजिटिव की तरफ, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? डायरेक्शन ऑफ करंट। इसके अपोजिट में क्या माना जाएगा? डायरेक्शन ऑफ करंट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये था आपका। तो ये जो हम बताना चाह रहे थे क्रॉस सेक्शन एरिया, वो क्या होती है? कंडक्टर की जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो वो कितनी ली गई है इस फिगर में? इस फिगर में लिया गया है ये A। देखो यहाँ पर भी सेम रहेगा और यहाँ पर भी सेम रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक करंट। ओम्स लॉ क्या होता है? अब सीधे आते हैं ओम्स लॉ की तरफ। तो यूनिट ऑफ करंट क्या थी? एम्पियर। वो तो सब आपको पता ही है ना। SI क्या होती है? एम्पियर होती है। और दूसरी क्या होती है? कूलम पर सेकंड। अब बात करते हैं ओम्स लॉ की। किसकी बात कर रहे हैं? ओम्स लॉ की बात कर रहे हैं। ओम साहब ने एक रिलेशन बताया था पोटेंशियल और करंट के बीच में। उन्होंने क्या बोला था कि जैसे जैसे पोटेंशियल इंक्रीज करोगे वैसे वैसे करंट इंक्रीज करेगा सर्किट के अंदर, या फिर जैसे जैसे करंट इंक्रीज होगा वैसे वैसे पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा। और इनका एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, इसको कहते हैं रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। आर क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है, क्या होता है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। यहाँ एक बहुत अच्छा सा प्यारा सा एनिमेशन है, इसमें ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर सेल लगी हुई है। सेल में यहाँ पर एक एंड पे क्या हो गया? पॉजिटिव, एक पे क्या हो गया? नेगेटिव। हमेशा करंट डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो पॉजिटिव से निकल रहा है। देखो देखो यहाँ कितना स्मूथ मोशन हो रहा है ना। लेकिन जैसे ही वो रजिस्टर के अंदर आता है, देखो उसका मोशन क्या हो रहा है? कोलिजन हो रहा है, टकरा रहा है, टिड़ा रहा है ना। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अपोजिशन ऑफर्ड बाई, अपोजिशन offered by resistor। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी कंडक्टर की, जिससे कि वो क्या करता है? अपोज करता है अपने अंदर से चार्ज को मोशन करने से। मतलब ये बात वो हो गई, कंडक्टर में हो गया तो मेरे अंदर से अगर चार्ज फ्लो करेगा, अगर मैं चार्ज को रोकता हूं तो मैं क्या ऑफर कर रहा हूं? रेजिस्टेंस ऑफ। मैं किस चीज से रोक रहा हूं? उसको मोशन करने से रोकना चाहता हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये होता है आपका रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो इस एनिमेशन में यही दिखाया गया है कि पहले यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है चार्ज, यहाँ आकर कोलिजन में उसका मोशन चेंज होता है, और फिर से जब रेजिस्टर से निकल जाता है तो फिर से यूनिफॉर्म मोशन करने लगता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अपोजिशन दिखाया गया कि ब्रेकर की तरह, उसको आप समझिए वो ब्रेकर की तरह काम कर रहा है। वो क्या कर रहा है? रोकने की कोशिश कर रहा है। तो द वेरिएशन ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस इज शोन इन विद द हेल्प ऑफ गिवन ग्राफ। तो यहाँ पर इक्वेशन V इक्वल टू IR में R अगर बेटा कांस्टेंट है तो ये तो क्लियर है कि जब भी V चेंज होगा तो आपका I भी चेंज होगा, तभी ये हमेशा बराबर रहेगा।
ठीक है, मान लो R की वैल्यू कितनी है 1 ओम, क्या है 1 ओम। तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज होगा वैसे वैसे करंट भी इंक्रीज होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ जो ग्राफ बनेगा वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा। समझ में आ रहा है? तो इसको फटाफट नोट कर लीजिए, ग्राफ बना लीजिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक है, ओम्स साहब के एक्सपेरिमेंट में एक्चुअली किस चीज की खोज हुई थी, रेजिस्टेंस की खोज हुई थी। और उन्होंने बताया था कि रेजिस्टेंस किस किस पैरामीटर पर डिपेंड करता है, कंडक्टर के कौन कौन से पैरामीटर पर डिपेंड करता है। उन्होंने बताया कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके वायर की लंबाई से। जितना लंबा वायर होगा उतना रेजिस्टेंस होगा। और उन्होंने ये भी बताया कि अगर आप वायर की मोटाई यानी कि उसका एरिया क्रॉस सेक्शन इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू घटेगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। ठीक है, ये वही बात हो गई कि एरिया क्रॉस सेक्शन ऐसे समझ सकते हैं यार कि एक पतला सा रास्ता है, गली है, वहां से गुजरना है। तो वहां से गुजरना है सबको, तो दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि बहुत कम जगह रहेगी। अब मैं काम करूँ कि गली को जो है जितने लोग घर है सबको तोड़ दूं और क्या बना दूं, हाईवे बना दूं, तो क्या होगा, सबको जाना उतना ही है ना, तो सब आसानी चले जाएंगे ही चले जाएंगे। तो सोचो अगर करंट की वैल्यू सेम रखनी है और हमने बस क्या कर दिया, वायर की मोटाई बढ़ा दी, मोटाई बढ़ा दी, इसका मतलब मैंने क्या कर दिया, हाईवे बना दिया ना। और पहले क्या था, गली थी, है ना, तो चार्जेस तो उतने ही हैं, जाने का रास्ता अब ज्यादा है। इसका मतलब है कि अब वो आसानी से जा पाएंगे, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था 10th क्लास की एनसीईआरटी में, अगर रिड्यूस नहीं हुआ होगा तो उसमें एक एक्सपेरिमेंट करके ब्लू कलर का एक होता है हमेशा पढ़ने के लिए, उसमें पूरा एक्सपेरिमेंट दिखाया गया है कि एक्चुअली में क्या किया था उन्होंने एक सेम मटेरियल के दो अलग अलग वायर ले लिए, एक बार उसकी लंबाई बदली और एक बार उसका एक मोटाई बदली, है ना। उन्होंने वोल्टेज और करंट को वोल्टमीटर और किससे, एमीटर से मेजर किया। तो उन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया था, वही ग्राफ जो अभी आपने पीछे लिखा है, उनके एक्सपेरिमेंट से निकला हुआ ग्राफ है। और इसका स्लोप क्या दिखाता है, इसका स्लोप क्या दिखाता है, अगर ये वीआई कर्व है, अगर ये वीआई कर्व है बेटा, ये इसको वी कर लेना, इसको आई करना, ठीक है, आई भी नहीं होता वीआई का, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका जो स्लोप हो जाएगा, ये स्लोप हमेशा रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज v इक्वल टू आई आर होता है और v अपॉन आई क्या होता है, रेजिस्टेंस। समझ में आया कि नहीं आया? तो उन्होंने ये पाया कि रेजिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, बट उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि v और i कांस्टेंट होगा, कि इसका रेशियो कांस्टेंट होगा। मतलब वोल्टेज इंक्रीज करोगे उतना ही आपका करंट भी इंक्रीज हो जाएगा, ताकि जब आप डिवाइड करोगे तो उसमें आपको एक कांस्टेंट वैल्यू हमेशा मिलेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रेशियो कांस्टेंट होना बहुत आसान होता है। देखो 1/2 हो गया, 2/4 हो गया, है ना, ठीक है, 4/8 हो गया, फिर 8 एंड सो ऑन। ये दो अलग अलग वैल्यूज हो सकती हैं, लेकिन इनका रेशियो हमेशा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये हो गया आपका रेजिस्टेंस के बारे में। अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि किस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर मैथमेटिकली तो R इक्वल टू V अपॉन I होता है, इसकी यूनिट क्या होती है, ओम होती है, मैंने पहले ही बता दिया। और इसका अगर डिपेंडेंसी निकालते हैं तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट से निकाला था कि R इक्वल टू होता है रो L अपॉन A। तो यहाँ से ये समझ में आता है कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसकी लंबाई के और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। और ये क्या है, व्हाट इज दिस रो, रो इज कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी। क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी, ये कभी भी नहीं बदलती है ना। और ये किसके लिए, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, ठीक है। एंड ये क्या होता है, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, प्रोपोर्शनलिटी ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है। अच्छा, तो इसका मतलब कैसे निकालेंगे रो? तो रो का निकालना बहुत आसान है। अगर आपने कोई एक वायर ले लिया जिसकी लेंथ कितनी है, 1 यूनिट लेंथ। अब मैंने मीटर नहीं बोला, मैंने कुछ और सेंटीमीटर नहीं बोला, क्योंकि यूनिट का कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा यूनिट लेंथ का वायर ले लो और जिसकी लंबाई मतलब 1 हो मैग्नीट्यूड में और उसका एरिया क्रॉस सेक्शन में क्या हो, 1। तो अगर SI में करते हैं, इन SI यूनिट सिस्टम, ठीक है, फॉर L is equal to 1 मीटर एंड एरिया is equal to 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ध्यान से देखना। तो ये हो जाएगा 1/1 और इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा आपका R। तो रेजिस्टिविटी विल बी इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। समझ में आया कि नहीं आया? इस तरीके से हम रेजिस्टेंस को, रेजिस्टिविटी को मेजर
कर सकते हैं। अब देखना ध्यान से, व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस रेजिस्टिविटी, तो क्या बचेगा, यहाँ 1 मीटर था, यहाँ मीटर स्क्वायर, 1 मीटर बच जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका क्या जाएगा ओम मीटर। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है ओम मीटर, ओम मीटर। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर अभी भी नहीं समझ पाए कि ओम मीटर क्यों होती है, ओम क्यों नहीं होती है, क्योंकि बड़े भाई लोग देखो R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, अगर इसकी यूनिट ओम है तो इस पूरे की यूनिट क्या होगी ओम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। फिजिकल वर्ल्ड पढ़ाया, यूनिट डायमेंशन पढ़ाया, सब उसमें क्या सिखाया था कि भैया इधर बैलेंस बना रहना चाहिए। तो इसका मतलब सबकी यूनिट लिखो, अगर ये ओम मीटर होगा तभी देखना बैलेंस होगा। लेंथ मीटर होता है, ये मीटर स्क्वायर, देखो मीटर स्क्वायर कटेगा तभी तो ओम बचेगा। तो इसी रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है ओम मीटर। समझ में आया, ये लो भाई, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी डिफाइन कर दी। हो क्या, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट होता है टॉपिक आपका करंट डेंसिटी, ठीक है। अब ये करंट डेंसिटी क्या होता है, जो भी आपका करंट फ्लो कर रहा है किसी भी कंडक्टर से, अगर उसके एरिया क्रॉस सेक्शन डिवाइड करें तो क्या मिल जाएगा करंट डेंसिटी, क्या मिल जाएगा करंट डेंसिटी। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, J इज इक्वल टू होता है किसी भी इंस्टेंट पर I अपॉन A, ठीक है। अब ये चेंज इन ग्रेड अपॉन चेंज इन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिखा हुआ डेल्टा I अपॉन डेल्टा I अपॉन डेल्टा A, और अगर इंस्टेंटेनियस देखेंगे तो क्या जाएगा dl अपॉन d इज इक्वल टू J, या फिर dl इज इक्वल टू J डॉट, ये याद रखना J जो होता है करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्या होती है वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन हमेशा डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। चलो करंट डेंसिटी पढ़ रहे थे ना हम लोग, सर वहाँ पे एल रहेगा क्या था ये डीएल आई रहेगा, डीआई हो तो आई तो लिखा है, वो एल लिखा था। अरे वो तुम जानकार इतने हो गए हो, कैसे जानकार हो, किसने बताया तुम्हें ये तो सर मैंने बताया था। अच्छा ये मैडम बता रही है, मतलब मेरा काम भी ले ली है। नहीं मैंने बताया था, मैंने अभी बुक में देखा था। वो तो मैंने ही दिखाया था। ये एक्चुअली ऐसे लिखा हुआ है, अच्छा छोटू आई है ना किसी इंस्टेंट पे, करंट तो हम बोल ही रहे हैं कब से, तो आई इक्वल टू क्या जाएगा जे डॉट डी ए, या जे डी ए कॉस थीटा। पता है ये किसके लिए है, जब आपका कुछ इस तरीके से कट जाएगा क्रॉस सेक्शन है तो इसका ए वेक्टर क्या हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा आपका जे वेक्टर, है ना। आप देखो इसके बीच में एंगल कितना हो जाएगा थीटा, और जब भी अगर हमें करंट डेंसिटी निकालनी है तो एक ही कंपोनेंट एक ही अलोंग होना चाहिए। तो अगर हम करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा a cos थीटा, इसके अलोंग क्या आ जाएगा a cos थीटा, तो j a cos थीटा विल इक्वल टू i, तो i j इज इक्वल टू क्या हो जाएगा i अपॉन a cos थीटा। समझ में आया, ये डायरेक्टली फॉर्मूला लिखा हुआ है क्योंकि रिवीजन की नोट्स है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कैसे मैंने कराया हुआ है जब मैं पढ़ा रहा था क्लास के अंदर, तो ठीक है। दोबारा बता दिया तो कोई दिक्कत बात नहीं है। अब देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात कर लेते हैं, ठीक है। It is defined as the angular velocity with which the free electron moves towards the positive end of a conductor under the influence of an external electric field applied, ठीक है। जहां पर टाउ क्या होता है रिलैक्सेशन टाइम होता है। व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम, जो दो सक्सेसिव कोलिजन हो रहे हैं, किसके इलेक्ट्रॉन या चार्ज के, किससे भाई जो आपका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। देखो ये क्या, ये रेजिस्टेंस ऑफ होने का रीजन क्या है, इनके बीच में गैप है, जितना ज्यादा होगा उतना आसानी से निकल जाओगे, जितना कम होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर जब देख रहे हो कि ये देखो बाउंस करते हुए जा रहा है, तो इसी कहते हैं कोलिजन। तो पहले कोलिजन के बाद दूसरे कोलिजन के पहले जितना टाइम गैप होता है उसे कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच के टाइम को कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक। तो यहाँ पर टाउ का मतलब ये होता है, ई क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने अप्लाई करी है, एम क्या है मास है, और चार्ज का ई क्या है इलेक्ट्रॉन। अब देखो ध्यान से मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअल में ये हो कैसे रहा है। तो अगर यहाँ पर हमने माना है पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव, ठीक है,
तो देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, पॉजिटिव से आउटवर्ड होती है और नेगेटिव से इनवर्ड होती है। तो यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी, ठीक है। जैसे ये हो गया, तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ से आपका करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। मैंने इन प्रोटॉन्स को मान रखा है, मैंने क्या माना है, प्रोटॉन, जानबूझ के प्रोटॉन कर रहा हूँ ताकि इससे फायदा क्या हो, हमें कंफ्यूजन ना हो। वैसे इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से भागते हुए कहाँ आएगा, इसकी तरफ। इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, करंट फ्लो करता है ना। तो यहाँ से चार्ज जो है निकला और यहाँ से कोलिजन करते करते जा रहा है, तो जो उसकी वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से मूव करेगा उसे कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ये कैसी वेलोसिटी होती है, एयर वेलोसिटी होती है। फॉर्मूला होता है QE चले आगे बढ़े। तो यहाँ पर जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है QE, क्या है फॉर्मूला, QE टाउ अपॉन m। अब अगर सोचोगे कि फॉर्मूला कैसे बना, तो भैया A इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन T। T की जगह कौन आ जाएगा, टाउ। V इज इक्वल टू A टाउ। A बराबर क्या होता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से F इज इक्वल टू ma, तो A इज इक्वल टू F अपॉन m। m क्या है, मास ऑफ चार्ज, ठीक है। तो देखो F इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, फोर्स के लिए Q इनटू E होती है। तो अगर पढ़ते हो तो रटना नहीं पड़ेगा, और नहीं पढ़ते हो तो सब रटना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जिसको पता है वो कभी रटेगा इसको, कभी नहीं रटेगा, कहेगा यार ये तो सिंपल सा फॉर्मूला है ना। V इज इक्वल टू AT यूज किया गया है। T क्या है, अरे दो कोलिजन के पहले का जो उसके टाइम इंटरवल है, उसके बीच के मोशन की बात हो रही है, ठीक है। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टाउ ही तो हो जाएगा। जितनी देर मोशन हुआ, कोलिजन हो गया तो कोलिजन में मोशन खत्म हो गया, तो दो कोलिजन के बीच मोशन का क्या आ जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तभी तो जब मोशन रहेगा तभी तो वेलोसिटी रहेगी कि नहीं रहेगी, ये बात हो गई। इलेक्ट्रिक करंट इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू हो जाता है QNA। A को कैपिटल कर लो, VT, ठीक है। Q मतलब चार्ज, मैं Q क्यों लिख रहा हूँ बार बार, E क्यों लिख रहा हूँ, ताकि कभी भी कुछ भी चार्ज हो तो आपको पता रहे, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। VD क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी अगर देखेंगे तो डेंसिटी होता है I अपॉन A से डिवाइड कर दो तो बचेगा क्या, NE VD या फिर QN VD, ठीक है, ठीक है। दोनों फॉर्मूले एक ही है, एक चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। नोट कर लें फटाफट, सब इम्पोर्टेंट है। अब क्वेश्चंस करने जा रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट होता है रिलेशन बिटवीन रेसिस्टिविटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम और रेसिस्टिविटी के बीच का रिलेशन क्या होता है, तो रो इज गिवन बाय m अपॉन ne स्क्वायर टाउ, n या फिर n q स्क्वायर टाउ। ये सब डेरिवेशन क्लास में कराया, डेरिवेशन वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस, लेकिन रेसिस्टिविटी और आपको रिलैक्सेशन टाइम का रिलेशन पता होना चाहिए, ठीक है। अगर हमें कंडक्टिविटी निकालना है तो आपको अच्छे से पता है, कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टिविटी। उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ne स्क्वायर टाउ अपॉन m, ठीक है। ये भी फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो ये कंडक्टिविटी होता है, जैसे जो कंडक्टिविटी, ठीक है। कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। अच्छा, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी भाई, ऑब्वियसली इसकी क्या थी, ओम मीटर। तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स मीटर या फिर ओम इनवर्स पर मीटर। बात तो एक ही है ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कंडक्टिविटी। तो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी के बीच का रिलेशन बताओ। ये वेक्टर फॉर्म हो गया, ये स्केलर फॉर्म हो गया। इसको प्रूफ करना चाहें तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हम प्रूफ नहीं करेंगे बिकॉज नीट में प्रूफ करना पाप है। करना है कि नहीं करना है, तो शुरू करो, करते। करंट क्या हो जाएगा, J इज इक्वल टू I अपॉन A, है ना। तो क्या हो जाएगा, NEVD, और VD क्या हो जाएगा, VD क्या होता है बताओ, अभी तो कराया था, QE टाउ अपॉन, अब QE यहाँ पर Q को भी स्मॉल ही कर लो यार, है ना। जब पहले लिया तो बाद में भी लेंगे, चार्ज तो एक ही लेंगे ना।
क्या हो जाएगा n e tau by m into electric field. What is this? This is your conductivity. So J is equal to, in terms of vector, J vector is equal to sigma E vector. ठीक है, करंट डेंसिटी से वेक्टर क्वांटिटी, इतना ही तो करना था। स्केलर फॉर्म में ये क्या हो जाएगा, J is equal to sigma E. ठीक है, ये रिलेशन प्रूफ हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट होता है मोबिलिटी। क्या होता है मोबिलिटी? द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज मोबिलिटी। क्या कहते हैं? मोबिलिटी कहते हैं। U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Vd बाई E। Vd की वैल्यू पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कट जाएगा, बचेगा Q E टाउ अपॉन m होता था Vd, तो E कट जाएगा, बचेगा Q टाउ अपॉन m। समझ में आया कि नहीं आया? यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? ये वोल्ट है, दिस इज कैपिटल V। ठीक है, दिस इज कैपिटल V। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका? देखो जिसको यूनिट में नहीं आती है, जिसको रटना ही पसंद है, उसके लिए Vd अपॉन E। Vd क्या हो जाएगा इधर? मीटर पर सेकेंड, नीचे हो जाएगा वोल्ट पर मीटर। डिनोमिनेटर कहाँ था? न्यूमरेटर में बन गया मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर वोल्ट। देख मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर वोल्ट। वेरिएशन इन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। देखो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ सब्सटेंस वेरीज फ्रॉम अ वेरी वाइड रेंज। कंडक्टर के अंदर रेजिस्टिविटी कहां से कहां तक होती है? 10 टू द पावर -8 टू 10 टू द पावर -6 ओम मीटर। ठीक है, रेजिस्टिविटी की बात कर रहे हैं। इंसुलेटर में ग्लास, रबर, इनके पास देखो कितनी ज्यादा रेजिस्टिविटी, इसीलिए यहाँ पर कंडक्टिविटी बहुत लो होती है। ठीक है, 10 टू द पावर 22 टू कहां तक? 10 टू द पावर 24 गेट रेजिस्टिविटी। सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इनके अंदर देखो मिडिल रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी होती है, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है? कंडक्टिविटी का भी नेचर होता है और रेजिस्टिविटी का भी नेचर होता है। रेजिस्टेंस भी ऑफर करते हैं और कंडक्टिविटी भी ऑफर करते हैं। ठीक है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट की बात कर रहे हैं, मतलब हम बात कर रहे हैं अल्फा की। किसकी बात कर रहे हैं? अल्फा की। अल्फा कहाँ से आया? हम लोगों ने पढ़ा था ना, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर हम लोग का क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर गैप चेंज होता है, इसमें रेजिस्टेंस भी चेंज होता है। तो एक फॉर्मूला बना था R टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर निकालना है इज इक्वल टू R नॉट रूम टेम्परेचर पे इनटू 1 प्लस अल्फा इनटू चेंज इन टेम्परेचर। यही तो फॉर्मूला था। इस अल्फा को कहते थे टेम्परेचर कोएफिशिएंट, इस अल्फा की वैल्यू है। ठीक है, इसमें अल्फा के लिए एक फॉर्मूला आपके पास है। ठीक है, कलर कोडिंग में पढ़ना नहीं है, एक्साइटमेंट ज़्यादा है। चलिए आगे बढ़ जाएं। सरफराज कह रहे हैं सर जी शेयर मार्केट पढ़ा रहे हैं, आज से पढ़ाई खत्म। अब सब जो है लैपटॉप लेंगे और लैपटॉप लेके बैठेंगे। हम आए हैं सर शेयर मार्केट पढ़ाने। 10 से 3। अब फ्लो ऑफ 10 टू द पावर 7 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड में कंडक्टिंग वायर। आप देखोगे, फील करोगे नीट के क्वेश्चंस कितने आसान आते हैं, बहुत ही ज़्यादा आसान। वन लाइनर है सारे के सारे। कह रहे हैं 10 टू द पावर 7 इलेक्ट्रॉन हर सेकंड फ्लो करता है। तो आपको पता है ये क्या दिया हुआ है। ठीक, फिर दिया हुआ है इन्हें कंडक्टिंग वायर कंस्टिट्यूट अ करंट ऑफ, तो करंट कितना होगा? बहुत ही, इससे आसान कोई क्वेश्चन है नहीं अभी तक। 1 सेकंड में आप कर सकते हैं। I इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? Q अपॉन T। हमने 1 सेकंड की बात की, ये हो जाएगा I इज इक्वल टू Q, है ना? Q इज इक्वल टू क्या होता है? N इंटू E। N कितना है? 10 टू द पावर 7। E कितना है? ठीक है, The resistance of wire is R ohm if it is melted। ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को। If it is melted and stretched to n times its original length, its new resistance will be। तो याद रखना, अगर कोई एक इतना मोटा वायर है, उसकी लेंथ कितनी है? L है। भैया सुनना ध्यान से। तो अगर इसको आप इंक्रीज करोगे तो ये भी क्या हो जाएगा? ये क्या होगा? अगर आप L इंक्रीज करोगे तो A डिक्रीज करेगा, ये ध्यान रखना।
दिमाग लगाओ, क्वेश्चन करो, हो जाएगा। तो L न्यू क्या है? L न्यू इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ L ओल्ड, वो है कि नहीं है क्वेश्चन में? तो A न्यू क्या हो जाएगा बताओ। अच्छा ऐसे देखो, सुनो ध्यान से, वॉल्यूम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। सुनो ध्यान से, वॉल्यूम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट इन केस ऑफ रीकास्टिंग। केस ऑफ रीकास्टिंग, रीकास्टिंग का मतलब क्या होता है भैया? किसी चीज को पिघला करके वापस से, तो जितना पिघला होगा उतना ही तो बनेगा, कि आयतन बदल जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो नया एरिया है इनटू नया लेंथ है, उसकी वैल्यू पुराने एरिया और पुराने लेंथ के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। तो नया एरिया कितना होगा? पुराना एरिया इनटू उसका जो लेंथ है अपॉन जो नया लेंथ है। कितना आया? ये अपॉन, रटवाने वाले क्या कहते हैं पता है? कहते हैं n टाइम इंक्रीज हुआ तो n टाइम डिक्रीज हो जाएगा एरिया। ठीक है, लेकिन उनको ये नहीं पता आया कैसे। अब आपको पता रहेगा तो कभी भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर नई लेंथ आपकी n टाइम्स ऑफ L है बेटा, तो नया एरिया भी क्या हो जाएगा? A बटे पुराने एरिया बटे डिवाइड कर दीजिए। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? अब निकाल लो। तो R न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सर मटेरियल नहीं चेंज किया तो रेसिस्टिविटी सेम रहेगी। ठीक है, रेसिस्टिविटी क्या होती है? वो मटेरियल के साथ, अगर कॉपर का ये था, कॉपर का ये था, रो दोनों में सेम रहेगा। फिर नया लेंथ क्या हो गया? NL, और नीचे क्या हो जाएगा? एरिया अपॉन N। N कहाँ आएगा? ऊपर, तो रो L अपॉन A इंटू N स्क्वायर। सर ये तो पुराना वाला रेजिस्टेंस है, पुराना रेजिस्टेंस है कि नहीं है? रो L अपॉन A। तो इसका मतलब हो जाएगा सर N स्क्वायर टाइम्स ऑफ ओल्ड रेजिस्टेंस। विच ऑप्शन इज करेक्ट? बी ऑप्शन इज करेक्ट। समझ में आ गया? चलिए, तुम कर पाई थी कहीं बाद में पहले? अच्छी बात है। A wire of resistance 4 ohm is stressed twice। अब यहाँ से देखो, तुरंत हो जाना चाहिए क्वेश्चन। दो गुना हमने क्या कर दिया उसको? हाँ, बना दिया उसकी ओरिजिनल से, मतलब नई लेंथ क्या हो जाएगी? 2L। ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ द स्ट्रेस्ड वायर वुड बी। बहुत आसान है ये क्वेश्चन, अभी तो फॉर्मूला यही किया तुमने। बताओ भाई, तुम नहीं बता पाए? देखो, R न्यू इज इक्वल टू क्या? अभी पीछे बनाया तुमने फॉर्मूला। अगर तुम लेंथ को कितना गुना कर रहे हो? n की वैल्यू कितनी है इस बार? 2 है ना? तो इसका मतलब है कि क्या हो जाएगा भैया? फॉर्मूला जो पीछे पढ़ा था, R इंटू n स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर, यही तो होगा। हो जाएगा 4 इंटू, तो कितना आ गया? A charged particle having, नहीं बचा क्या? और दूसरा सोल्यूशन भी है। अरे जब लंबाई बढ़ाओगे तो एरिया घटेगी। तो पिछला वाला डेरिवेशन किया था, वो लंबाई तो बढ़ाई थी, तो वहां से वो फॉर्मूला उठा के यूज कर लिया। A charged particle having drift velocity कितना है? Vd दिया हुआ है 7.5 into 10 power minus 4। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ है? 3 into 10 power minus 10 वोल्ट पर मीटर। सब ऐसा ही सिस्टम में है बेटा। तो मोबिलिटी पूछ दिया है, तो बहुत आसान है। अभी फॉर्मूला पढ़ के आ रहे हैं पीछे, हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड 7.5 10 power minus 4 डिवाइडेड बाय 3 into 10 power minus 16 minus 12 ऊपर चला जाएगा। फिर 3 दूनी 6, 3 बचे 15, हो तो गया सॉल्व। 2.5 10 power 12। ठीक है, इसका आंसर है। विच ऑप्शन इज करेक्ट? सही किया कि नहीं किया? सर वहाँ 12 कहाँ से आ गया? 16 कहाँ से आ गया? 16 कहाँ से आ गया? 10 है सर, वो 10 लिखे हैं। अरे वाह, अपनी ही राइटिंग समझ नहीं पा रहे हैं। कितना आ जाएगा ये? -6। ये 6 हो जाएगा। विच ऑप्शन इज करेक्ट? माइनस कहाँ 6 होगा सर? ऊपर जाएगा। अरे सर ने बोला सही है। अरे तो लिखा सही, बोला गलत। लिखा भी सही है और बोला भी सही है। +6 ही तो। बोला सर -6 है। अरे ये -6 यहाँ बोला ना मैंने,
ऊपर जाएगा तो +6 होगा ना भाई, ऐसे इतना भी नहीं नशे में है, ठीक है। आधे समय रास्ते में रिक्शे वाला मिल गया था, एक अपन ने भी निपटा दिया है ना। क्या हो गया था। अब वो अपनी राइटिंग इतनी सुंदर थी कि हम खुद धक्का खा गए, है ना। चलिए, द मीन फ्री पाथ, देखो कितना आसान क्वेश्चन है, करने लो एग्जाम में। द मीन फ्री पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मेटल इज 4 × 10⁻, तो ये क्या दिया, मीन फ्री पाथ दिया हो 4 × 10⁻⁸। इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच कैन गिव एन ऑन एन एवरेज कितना है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी टू एन इलेक्ट्रॉन इन द मेटल विल बी इन यूनिट। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पूछ रहे हैं आपसे, क्या पूछ रहे हैं, मीन फ्री पाथ क्या होता है, लैम्डा, उसको कहते हैं मीन फ्री कोलिजन्स के बीच की दूरी, है ना। तो ये हो जाएगा, रिलेशन क्या होता है, एनर्जी इज गिवन बाई, जो एनर्जी होगी इज गिवन बाई क्यू ई लैम्डा, ठीक है। क्यू क्या होगा, चार्ज कितना है ई लैम्डा, एनर्जी कितनी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन क्या आ जाएगा तेरा ई लैम्डा, ठीक है। अब ये कर ले, वोल्ट पर मीटर आ जाएगा, लैम्डा क्या हो जाएगा, इसकी यूनिट क्या होगी, अरे डिस्टेंस ही तो था मीटर, तो देख ये बचा, ये हो गया वोल्ट और ये हो गया मीटर, समझ में आया कि नहीं आया। तो जाएगा तेरा 2 अपॉन लैम्डा की वैल्यू कितनी है 4 × 10⁻⁸, ये ऊपर ले जा, ठीक है, 0.5 हो गया, ये जाएगा 5 × 10⁻⁷ वोल्ट पर, ठीक है। डायरेक्टली क्या बने यार, 0.5 आएगा, 10⁸ है, एक 10 उधार ले लिया तो 5 हो गया, 5 × 10⁷, ठीक है, वेरी गुड। फ्रॉम द ग्राफ बिटवीन I एंड V, IV कर्व दिया हुआ है तुम्हें, ठीक है। आइडेंटिफाई द पोर्शन करेस्पॉन्डिंग टू नेगेटिव रेजिस्टेंस, तो कह रहे हैं कौन सा ऐसा पोर्शन है इसमें जो कि नेगेटिव रेजिस्टेंस के लिए है, एग्जिस्ट करता है। ये IV दिया हुआ है, ध्यान रखना। देखिए हम आपको समझाते हैं कैसे पता चला, ये क्या है IV का, ठीक है। I/V करेंगे तो क्या मिलेगा 1/R, ठीक है। अगर हम V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IV कर ले, ठीक है, इस केस में, है ना, तो अगर हम रेजिस्टेंस के केस में बात करेंगे तो यहाँ पर देखो रेजिस्टेंस की वैल्यू, अब यहाँ पर I की वैल्यू बात करेंगे, इस कर्व में क्या करें कि निगेटिव रेजिस्टेंस कब आएगा, निगेटिव कब आएगा, जब आपका वोल्टेज बहुत तेज बढ़ेगा और रेजिस्टेंस, अब करंट बहुत क्या होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। देखो वोल्टेज यहाँ पर ज्यादा है लेकिन करंट यहाँ पर कम है, स्लोप कैसा आएगा इसका, नेगेटिव स्लोप आएगा। कैसा स्लोप आएगा, नेगेटिव। इसका आपका न्यूट्रल और इसका इंक्रीजिंग और इसका भी इंक्रीजिंग, ये पॉजिटिव, ये न्यूट्रल और ये फिर भी पॉजिटिव। तो यार R तो यहाँ पर ही सिर्फ नेगेटिव हो सकता है ना, और जब R नेगेटिव होगा तो हमें नेगेटिव रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा, ओनली इन C2T, ठीक है। The solid which have the negative temperature coefficient और resistance, तो कह रहे हैं अल्फा नेगेटिव कौन से मटेरियल के लिए होता है, ऑप्शन होता है डी, इंसुलेटर। क्या होता है, इंसुलेटर, लिख लो, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। ऑप्शन नंबर डी। A wire of certain material is stretched slowly by 10% its new resistance, 10, ये परसेंटेज वाले क्वेश्चन अच्छे होते हैं, इसको करिए और करके मुझे अभी दिखाइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं कितना स्ट्रेच कर रहे हैं, 10% की कर रहे हैं, न्यू रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब कह रहे हैं रेजिस्टिविटी की बात कर रहे हैं बेटा, है ना, रिस्पेक्टिवली बताइए क्या होगा। तो एक चीज तो क्लियर हो गई है, एक चीज तो क्लियर हो गई कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने रटवा रखा है, रेजिस्टिविटी नेवर चेंजेस, मटेरियल जब तक नहीं बदल जाएगा तब तक आपका, अगर कॉपर का है तो उसको खींचने से वो कॉपर से वो एल्युमिनियम थोड़ा ना बन जाएगा, रहेगा तो कॉपर ही करना। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि ये तो खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, बच्चे ये दोनों ऑप्शन तुक्का भी लगाना, जय माता दी करके। बेवकूफ, ये भी गया, पता कैसे, ये आंसर कैसे आ गया, अरे बाबा इसकी लेंथ चेंज हो गई, भाई ने कह दिया रिमेन सेम, गलत बात हो गई ना, ये तो तुमने पाप कर दिया है ना, तुमने पाप कर दिया, तो पाप किया तो फिर वो तो आखिरी वाला ऑप्शन है ना, -5 नंबर हम लोग को 4 नंबर, ठीक है। तो फिर भी लेकिन तुम इसको कर लो, सॉल्व करो, पूरा सॉल्व करने का तरीका है, ठीक है।
तो कैसे करेंगे, अभी तो एक फॉर्मूला बनाया था हम लोग ने कि जब भी हम लोग क्या करते हैं लेंथ को इंक्रीज करते हैं, मान लीजिए हमने फॉर्मूला क्या बनाया था कि लेंथ को हमने इंक्रीज किया, पहले कितनी थी L थी और पहले एरिया कितना था A था, हमने इसको इंक्रीज कर दिया n टाइम्स, तो इस केस में हम n टाइम्स कितना कर रहे हैं 10% ना, तो पहले अगर मान लेते हैं 100% लेंथ कितनी है L है, तो 10% ऐड करेंगे तो 110% हो जाएगा, है ना। तो कितना आ जाएगा प्लस, अगर इसको ऐड करना है देखो 100% प्लस 10% है ना, ये L न्यू हो जाएगा, तो L प्लस क्या हो जाएगा बताइए, हाँ 10/100 है ना इंटू 100 है ना L, ये कितना आ जाएगा, अगर हम डिवाइड भी करेंगे तो कितना आएगा ये 0.1 L, ये कितना हो जाएगा 1.1 L। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ओके। और मैंने कैसे कहा था जितने परसेंट करने हो यार 10% करना है तो एक काम करो 0.1 बना लो, इसको 20 करना है 0.2 बना लो, 25 करना है 0.25 बना लो यार, और 35 करना है 0.35 बना, इतने से मल्टीप्लाई कर देना। और अगर तुम्हें डायरेक्टली निकालने का शौक है कि अगर हम कह रहे हैं इंक्रीज हो गया 35% तो 1.35 से मल्टीप्लाई कर लेना, अगर आपको 25% इंक्रीज हो गया तो 1.25 से मल्टीप्लाई कर लेना, अगर 25% घट गया तो क्या करना 100 में 1 में से माइनस कर लेना, 0 पॉइंट से मल्टीप्लाई कर लेना, 0.75 से मल्टीप्लाई कर लेना। मेरी बात समझ गए, इंक्रीज हो तो ऐड करो, डिक्रीज हो तो सब्ट्रैक्ट कर दो, समझ में आ गया। और 10% करना ही नहीं, 1 को लेकर के चलो 1 हो गया तुम्हारा 100%, इसी प्रकार से 25 पर 0.25 हो गया, और घटाना होगा तो 1 माइनस 2 0.25 कितना होगा 0.75, ओके। डिक्रीज इंक्रीज दोनों सिखा दिया, तो ऐसे क्वेश्चंस को डायरेक्ट करना है 1.1 दिमाग में होना चाहिए। तो इसका मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई 1.1, फॉर्मूला क्या था भाई r न्यू इज इक्वल टू n स्क्वायर r, तो ये हो जाएगा 1.1 का होल स्क्वायर, 11 का इसका होता है 121, ये हो गया 1.21। एक सेकंड में क्वेश्चन डन हो चुका था, ठीक है। इसके आगे सॉल्व भी नहीं करना है, हमें तो सिर्फ वैल्यू तो निकालनी नहीं थी, ओके। तो ये हो गया क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सीरीज और पैरेलल। तो पहला कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस में क्या होता है, अगर हमने क्या कर दिया कि हमने मल्टीपल रेजिस्टेंस लिए, उनको इस तरीके से कनेक्ट किया तो इसका एक एंड जो है अगर बैटरी के पास है तो दूसरा एंड किसी दूसरे रेजिस्टेंस के पास हो, ठीक है, ध्यान से देखना। तो ये क्या हो गया, दो रेजिस्टेंस के हाथ हो गए, मतलब एक चीज के लिए हो गई, एक साथ लोग खड़े 10 लोग खड़े हैं, एक हाथ पहले वाले के पास है और दूसरा दूसरे के पास है ना। कभी भी ये नहीं हो सकता कि दोनों हाथ जो है बैटरी पर डायरेक्टली कनेक्टेड है तो रेजिस्टेंस हो गया, समझ में, किसमें सीरीज में, सीरीज में हो गया। एक और तरीका है पढ़ने का जो मैं कहता हूँ हमेशा, जाने के रास्ता कितना हो सिर्फ एक, और वो क्या है सारे रेजिस्टेंस होके गुजरना है, और कोई ऑप्शन नहीं है। जब ऐसी सर्किट बनी हो तो इसका मतलब क्या हो गया सीरीज में है, और अगर जाने के रास्ते अनेक हो मतलब आपके पास एक से ज्यादा ऑप्शन है करंट को फ्लो कराने के, तो इसका मतलब आप किस में आ गए, पैरेलल में आ गए। समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ ऐसे केसेस में कहते हैं कि करंट सर्किट में क्या होता है, सेम होता है थ्रू ऑल द रेजिस्टेंस, ठीक। और वोल्टेज अलग अलग होता है, वोल्टेज कभी सेम नहीं होता, ठीक है। होगा तब कहेंगे काश ऐसा ना होता। चलिए ये हो गया तुम्हारा रेजिस्टेंस सीरीज में हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको प्रूफ भी कर दे क्या। चलिए वोल्टेज यहाँ बढ़ता है, रटने की कोई जरूरत नहीं है, इस सेशन में रटना नहीं है, समझ के जाओ और फिर सब कुछ याद रहेगा। वोल्टेज क्या होता है भाई, बढ़ता है, तो लिखो TATA है ना, बटाटा कैसे लिखेंगे, एक और ता हो जाएगा ना, बट्टा है ना, बट्टा कैसे लिखेंगे, अच्छा बताओ स्पेलिंग क्या होगी, बट्टा कैसे लिखेंगे, एच लगा दें, एच लगा दें, पट्टा हो जाएगा, बट्टा। छोड़ो एक काम करो डिवाइड लिख लियो डिवाइड है ना बिटवीन रेजिस्टेंस। देखो हिंदी के गुरु तो हम हो नहीं सकते कभी, अगर हिंदी हमसे पढ़े कोई बच्चा पक्का टॉप करेगा नीचे से। ठीक, ओके। तो अगर मैं आपको एक और बात कहता हूँ, हमारी मातृभाषा ज़्यादा डिफिकल्ट है, हिंदी कोई बोल ही नहीं पाता, प्योर हिंदी तो भूल ही जाओ, समझ ही नहीं पाओगे तुम। प्योर हिंदी तो संस्कृत है ना, संस्कृत
तो अलग लेवल की है उसकी तो बात, वो तो मतलब वो राजा है, मतलब वो भाषाओं में जो है वो सबसे डिफिकल्ट, लेकिन वो साइंटिफिक लैंग्वेज भी होती है, बल्कि हमारे इंडिया में विलुप्त हो रही है और नासा उस पर रिसर्च कर रहा है। बिकॉज कोई भी आपका जो फिजिक्स में बहुत कठिन जो सिचुएशन होती है उसको एक्सप्लेन करना संस्कृत में बहुत आसान है, इसलिए उसको साइंटिफिक लैंग्वेज बोलते हैं। बहुत शानदार चीज़ है वो। तो हमारी मिनिस्ट्री ने बना रखा है जो है उसको संरक्षण कहते हैं ना, संरक्षण के अंदर कुछ लोग हैं जिनको हमेशा ट्रेन किया जाता है ताकि वो आगे की तरफ ज्ञान जो है बढ़ता है, ठीक है। पर उस पर नहीं आएंगे था। हम एक बात कह रहे थे कि आपकी इंग्लिश लोग कहते हैं कठिन, इंग्लिश सबसे आसान भाषा है, सबसे आसान भाषा। और सबसे कठिन क्या पता है? हमें तो लगता है हिंदी। संस्कृत की तरफ तो देखना ही नहीं है, वो तो राजा है, उसकी तरफ कहाँ देख पाएंगे, है ना, उसमें तो लुढ़क ही जाएंगे हम लोग। चलिए, तो यहाँ पर अगर हम बात करें टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, तो एक सिंपल सा लॉजिक है, जाने का रास्ता एक है, सबसे करंट जाएगा, ओम्स लॉ लगा दे, तो यहाँ आ जाएगा IR1, क्या आ जाएगा ये I इंटू R1, ये जाएगा I इंटू R2 और I इंटू, ये तो क्लियर है बेटा, ये वोल्टेज 1 हो गया अक्रॉस रेजिस्टेंस 1, ये V2 हो गया और ये V3 हो गया। अगर बेटा करंट तीनों में सेम है तो कभी भी ये वोल्टेज सेम नहीं हो सकता, बिकॉज R1 R2 R3 तीनों देखो अलग अलग है ना, तो ये इम्पॉसिबल सी बात हो गई, ठीक। इसका टोटल वोल्टेज सप्लाई किया जाने वाला 12 वोल्ट हम देंगे, हम कितना देंगे 12 वोल्ट, और करंट इसने कितना भेजा I, ठीक। तो क्लियर है कि जो वोल्टेज गया वो तीनों बढ़ गया, इसका मतलब V इक्वल टू क्या हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर इक्वेशन को लिखा जाए अच्छे से तो कैसे लिख सकते हैं? अगर मान लीजिए टोटल रेजिस्टेंस कितना है R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या जाएगा I इंटू R1 प्लस I इंटू I कॉमन ले लो तो बचेगा क्या, R टोटल विल बी इक्वल टू R1 प्लस, ये तीन के लिए अगर ढेर सारे होंगे n होंगे तो क्या जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस 2R, ठीक है, बहुत सिंपल है ना। चल आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, जैसा कि मैंने बोला जाने का रास्ता क्या है, एक से ज्यादा, अनेक, तो फिर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा पैरेलल। जैसे कि अगर मैं बोलूं इसको बोल दूं R1, इसको बोल दूं R1, इसको बोल दूं R3, तो नोटिस करो एक यहाँ एक नई चीज सीखने को मिलेगी, इसको नोड भी कहते हैं और जंक्शन कहते हैं। इसको J1 कहूंगा, इसको J2 कहूंगा, इसको J3 कहूंगा और इसको, ठीक है। व्हाट इज जंक्शन? जंक्शन केवीएल केस में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जंक्शन क्या होता है, जब जहाँ पर एक से ज्यादा वायर कनेक्टेड हो, देख रहे हो, तो एक इनकमिंग है, दो आउटगोइंग वायर है, दो आउटगोइंग है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी दो आउटगोइंग हो गए और एक इनकमिंग हो गया, ठीक है। तो एक चीज तो क्लियर है, अगर यहाँ से जा रहे हैं दो लोग, तो अगर दो रास्ते हो जाएंगे तो ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे, उनके पास यही ऑप्शन है कि बढ़ना जरूरी है, क्योंकि हर रास्ते पे कोई ना कोई होना चाहिए। अल्टरनेटिव क्या है, ये ओपन सर्किट ना हो जाए। करंट का क्या सीन है कि अगर क्लोज सर्किट है, क्लोज मतलब कि अगर जहां से शुरू कर रहा है वहां वापस आने के कोई भी रास्ते बन रहे हैं तो उस रास्ते को वो जरूर जाएगा, ठीक है। अल्टरनेटिव ऐसा कोई रास्ता बना दूं जिसमें आगे की तरफ से वापस आने का कोई चांस नहीं है तो वहां पर नहीं जाएगा, यहाँ कोई नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये ओपन सर्किट है। क्या है ये? ओपन सर्किट। क्लोज सर्किट मतलब क्या होता है, बैटरी से शुरू करो और कहीं ना कहीं किसी तरीके से बैटरी तक आ जाओ, ठीक है। हर रास्ता देखो बैटरी तक वापस आ रहा है, ठीक। इसीलिए इसमें हर ब्रांच में आपके करंट फ्लो कर रहा है। अभी अगर इसको यहाँ से काट दें तो कभी भी इस वाली ब्रांच में करंट नहीं आएगा, बिकॉज वापस आने का रास्ता नहीं, ठीक है। तो ये वो हो गया, ठीक। जैसे कुछ बच्चे होते हैं बड़े बदमाश होते हैं, पड़ोसी जानते हैं बहुत सीधा है, वो कुछ बोलेगा नहीं, तो जाएंगे उसके छत पे जो है बॉल फेंक करके आएंगे, क्योंकि उनको पता है कि जाएंगे और वापस आने का भी चांस है, ठीक है, वापस आने का चांस है। अगर उनको पता चल जाए कि मम्मी घर पे नहीं है और बगल में पड़ोसी जो है निपटा देगा आज हमको, तो कभी घर से निकलेंगे ही नहीं, है ना, मेरे पास समझ भाई। तो वैसे ही हो गया ये चार्ज, यहाँ से निकल रहा है, जो पता है वापस तो घूम करके हम आ ही जाएंगे, ठीक है, इसीलिए निकल रहा है। और जो यहाँ देख रहा है कि आगे जाएंगे वापस आने का चांस नहीं है, तो फिर वहां पर नहीं जाएगा, ठीक है। एक मिनट पहले देखिए, आगे बढ़ते हैं। तो इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे? बहुत सिंपल डेरिवेशन है। यहाँ पर देखेंगे अगर, तो टोटल जो करंट है सर्किट के अंदर, टोटल करंट है वो हमेशा सेम रहेगा कि नहीं? जितना आपका यहाँ से फ्लो कर रहा है, देखो एनिमेशन दिख रहा है ना, उतना ही वापस भी आ जा रहा है ना। तो जैसे यहाँ पर दिया गया है जो एनिमेशन, उसको पहले समझ लेते हैं, फिर वापस से अपन करेंगे जनरल केस। तो यहाँ से 2 एम्पियर गया,
दो रास्ते से 1 एम्पीयर कहाँ चला गया आगे और 1 एम्पीयर चला गया इधर। तो 1 एम्पीयर इधर गया तो यहाँ से फिर से इसको वापस आना है ना। तो फिर से कितना आएगा वापस 1 एम्पीयर, इसका 1 एम्पीयर, ठीक है। अब लिखना मैंने 1 लिखा है, इसको 2 कैसे बनाएंगे। फिर जो 1 एम्पीयर आगे गया फिर वो उसका आधा चला गया और इधर चला गया 0.5। अब ये दोनों कहाँ पर आकर मिलेंगे J3 पर। तो यहाँ से इनको क्या कहेंगे, जब J3 पे बैठेंगे तो कहेंगे 2 इनकमिंग है 1 आउटगोइंग है। जब बैठेंगे J2 पे कहेंगे 1 इनकमिंग है 2 आउटगोइंग है। 1 आ रहा है 1 एम्पीयर है और 0.5 जा रहा है। फिर यहाँ पर 0.5 आ रहा है और 1 जा रहा है। देखो जितना यहाँ इसमें देखना सेम रहेगा हमेशा। इसमें देखना जितना गया था उतना वापस। फिर J4 पर 1 एम्पीयर इधर से 1 एम्पीयर इधर से, तो 1 एम्पीयर पहले आ चुका है और प्लस, तो टोटल कितना आया 2 एम्पीयर। तो इसका मतलब है कि जितना गया सब वापस आ गया, सर्किट सही है। समझ में आया कि नहीं आया। अब बात करते हैं कि वोल्टेज कैसे पता चलेगा कि कौन सेम होगा। तो मैं यहाँ लिख दूंगा पहले वोल्टेज हमेशा सेम रहता है अक्रॉस ऑल द रेजिस्टेंस, ऑल द पैरेलल रेजिस्टेंस। समझ में आया। जितने पैरेलल रेजिस्टेंस होंगे सब पे। कैसे पता चला मुझे, देखो अब ध्यान से देखना। जो अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, थोड़ा सा इरेज करूंगा, जगह चाहिए। फिगर बनाते रहोगे नहीं तो फिर दिक्कत होगी। ठीक है। अब देखो यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ निगेटिव। कैसे, बैटरी यहाँ पॉजिटिव थी यहाँ निगेटिव। वायर है, वायर में तो कुछ होता नहीं है, तो जो यहाँ रहेगा वो यहाँ रहेगा। फिर मैंने देखा यहाँ पे भी वायर है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी कुछ नहीं होगा। जो यहाँ पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल यहाँ होगा। फिर मैंने देखा यहाँ भी एक वायर है, तो ये भी पोटेंशियल ट्रांसफर कर देगा। फिर मैंने देखा यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ मैंने देखा यार ये तो डायरेक्टली तीनों जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है, हमारी बैटरी से। बैटरी से डायरेक्टली है। बस एक काम कर दिया हमने, एक पॉजिटिव टर्मिनल था, इससे मैंने 3 हुक निकाल दिया ऐसे करके जोड़कर, है ना। और फिर एक नेगेटिव था, उस पे भी लाके 3 हमने ऐसे जोड़ दिए। सारे डायरेक्टली कनेक्टेड है। यहाँ पे देखो ध्यान से, डायरेक्टली कनेक्टेड है। देखो 3 वायर हैं, उसको सजा के रख दिया, तो मैं ऐसा लग रहा है कि अलग अलग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जितना बैटरी का पोटेंशियल इसको पहले वाले को मिलेगा उतना ही दूसरे को मिलेगा उतना ही, सबको डायरेक्टली बैटरी से जुड़ा हुआ है ना। तो पोटेंशियल चाहिए होगा तो सब बैटरी अपना दे देगा, तीनों को बराबर दे देगा। तो इसके पास ही पोटेंशियल कितना हो जाएगा V, इसके भी हो जाएगा V और इसके पास भी हो जाएगा। लेकिन अब इसका रेजिस्टेंस है R1, इसका है R2, इसका कितना है, तो क्या I भी सेम हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ओम्स लॉ कहता है V I R। तो भैया अगर R1 अलग है तो अगर V सब जगह सेम होना पड़ेगा तो ना I को भी चेंज होना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर से V I2 और V I3। इसका मतलब है I1 के लिए क्या आ जाएगी V/R1 और I2 कितना आ जाएगा V/R2 और I3 कितना आ जाएगा V/। समझ में आया मैंने कैसे निकाला, ओम्स लॉ से। तो टोटल करंट कितना हो जाएगा, अगर मैं इन तीनों को जोड़ के मान लो टोटल वोल्टेज रेजिस्टेंस कितना है R, तो यहां से निकल रहा है करंट I की वैल्यू कितनी होगी, तो I टोटल हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल तो V रहेगा बैटरी का अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। आया कि नहीं आया। इसका मतलब है कि मैं कह सकता हूं जो टोटल करंट है वो बराबर होगा I1 प्लस तीनों का जोड़, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर जाएगा V/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V/R1 प्लस V/, है कि नहीं। V कॉमन ले तो कट जाएगा, बचे क्या 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/, यही तो फॉर्मूला है भैया। बस यहाँ गलती क्या है इस फॉर्मूले में, मैंने जाते समय बताया था कि यहाँ पर गलती से लिखा हुआ है। ओके, तो अगर दो रेजिस्टेंस के लिए सॉल्व करना है तो फॉर्मूला क्या होगा तुम्हारे लिए बहुत है, दो के लिए तो जाएगा 1/R टोटल इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा R1 R2 हो जाएगा R1 प्लस, तो R इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा R1 R2/R1 प्लस, ठीक है। तो ये हो गया सीरीज एंड पैरेलल। अब हम लोग को पढ़ना है रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस और
इलेक्ट्रिक ईएमएफ ऑफ द सेल, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है वो, ईएमएफ है। तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना, ठीक है, थैंक यू।